स्टडीज पार्ट 7 और इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 25, 26 और 27। देख लेते हैं हम चैप्टर 25। यह चैप्टर 25 में हमें पढ़ना है चटपटी पहेलियाँ, और इन पहेलियों के आंसर मैं आपको बता रही हूँ, पहेलियाँ नहीं बता रही हूँ। तो इसमें जो आंसर में कुछ मसालों के नाम हैं, हम उन्हीं मसालों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला मसाला है मिर्च, और मिर्च के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि हमारे देश में यह कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। देखिए, जो अगर हम बात मसालों की करें ना, तो भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश है, पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है मसालों का। इसके साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी भारत ही है, और सबसे ज़्यादा निर्यात मसालों का भारत से ही होता है। अगर मसालों के इतिहास की बात करें तो हम जानते हैं, जब से व्यापार शुरू हुआ बाहरी देशों के साथ, सबसे पहले जब पुर्तगाली हमारे देश में आए थे तो मसालों के व्यापार के लिए ही आए थे, और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से जो मसाले जाते थे उसमें काली मिर्च सबसे ज़्यादा बिकती थी, उसका निर्यात सबसे ज़्यादा होता था। तो हम बाकी मसालों की बात करते हैं, तो अगर हम मिर्च की बात करें तो भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मिर्च का उत्पादन होता है। बाकी जो गर्म स्थान हैं, जहाँ भी गर्मी होती है, उष्ण प्रदेश जितने भी हैं, उन हर जगहों पर लाल मिर्च या हरी मिर्च का उत्पादन होता ही रहता है। अब दूसरा मसाला हल्दी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसाला ये भी है, और इसका उत्पादन मुख्यतः आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होता है। लेकिन भारत के अन्य जो उत्पादक राज्य जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ भी हल्दी का काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है। अगला मसाला है काली मिर्च, और यह मुख्यतः केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका उत्पादन होता है। केरल का कन्नूर, कोट्टायम, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और एर्णाकुलम में इसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है। अगला मसाला है जीरा। जीरा एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है, और यह सूजन को कम करना और मांसपेशियों को आराम पहुंचाने में कारगर है। इसमें फाइबर पाया जाता है, और यह आयरन, कॉपर, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मतलब सभी मिनरल्स जो होते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके साथ ही हम बात करें सौंफ की, तो सौंफ में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। सबसे बड़ी इसकी खासियत है कि यह यादाश्त को बढ़ाता है और शरीर को ठंडा रखता है, तो इसलिए गर्मी के दिनों में ना सौंफ का शरबत लोग पीते हैं ताकि ठंडी बनी रहे। और इसमें कैल्शियम, सोडियम, आयरन और पोटेशियम जैसे कई तत्व पाए जाते हैं, और यह यादाश्त को बढ़ाता है, इसीलिए खाने के बाद लोग सौंफ देते हैं ताकि आप उनको याद रखें। ठीक। अगला है लौंग। लौंग के वृक्ष में जो होता है ना, एक जो फूल की कली होती है, तो खिलने से पहले ही इसे तोड़ लिया जाता है, वही लौंग होती है। ठीक है। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लौंग का उत्पादन होता है। जब हम बात कर रहे हैं मसालों की, तो देख लीजिए भारत से मसालों का निर्यात, हम 2017-18 की अगर बात करें तो 12,100 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था मसालों का, और इसमें सबसे ज़्यादा जो निर्यात हुआ था वह था मिर्च का, और 5,175 करोड़ का सिर्फ मिर्च का यहाँ से निर्यात हुआ था। तो हम समझ सकते हैं हमारे भारत में मिर्च कितना ज़्यादा होता है और कितना उत्पादन होता है। अब हम बात करें मसालों की, तो सबसे ज़्यादा जो मसाले, विभिन्न प्रकार के मसाले, मतलब सबसे ज़्यादा वैरायटी जो मसालों की है वह केरल में होती है। केरल में इलायची, अदरक, काली मिर्च, इन सब का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। और वहाँ की जो भी केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन चारों जगहों पर मसाले काफ़ी ज़्यादा उत्पादन इनका किया जाता है। जब पता है, जो अदरक है ना, इसका 70% जो भाग है वह तो सिर्फ केरल में ही निकलता है, मतलब उत्पादित होता है, जितना भी होता है। और इसके साथ ही जो इलायची है, सबसे ज़्यादा अगर इलायची का कहीं उत्पादन है तो केरल में ही है। इतना ज़्यादा है कि वहाँ की एक पहाड़ी का नाम कार्डामम पहाड़ी है। कार्डामम पहाड़ी को, या इलायची पहाड़ी उसे कहते हैं, क्योंकि कार्डामम को हिंदी में इलायची कहते हैं, तो उसी के नाम पर इस पहाड़ी का नाम ही पड़ गया है इलायची पहाड़ी या कार्डामम पहाड़ी। यहाँ आप देख रहे हैं कि यह कहाँ पे है, एकदम जो तमिलनाडु का बॉर्डर है और
केरल का, उसके बीच में ही ये है, कार्डामम पहाड़ी पड़ती है, यहाँ इलायची की खेती होती है। अब हम अगले चैप्टर पे आते हैं 26 में फौजी वहीदा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फौजी वहीदा प्रिज्म, यह भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। यह फेमस क्यों है और एनसीईआरटी ने इनका एक इंटरव्यू लिया। एनसीईआरटी के क्लास 4 की ईवीएस में इनका इंटरव्यू 26 चैप्टर में है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो क्यों लिया? क्योंकि 2006 में ये पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। ठीक, तो अब इनके बारे में हमें जानना है, तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं इनके बारे में। इनका घर कहाँ है? इनका घर है जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में थाना मंडी गांव है, थाना मंडी गांव में इनका घर है। ये है वहीदा प्रिज्म। और इनकी जो शिक्षा हुई ना, तो 10th तक तो इन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी। उसके बाद फिर इन्होंने राजौरी से ही इन्होंने पढ़ाई की थी, अगली पढ़ाई भी। और उसके बाद इन्होंने जम्मू से MBBS किया था। यह शुरू से ही इनको बहुत कुछ पसंद था, नए नए काम करने, जो ऐसे हर काम जो लड़कियों के लिए कहे जाते हैं कि उनको नहीं करने चाहिए, सिर्फ लड़के ही कर सकते, वे सभी काम ये करना चाहती थी। जैसे उस समय काफ़ी, जब ये स्कूल में थी तब ये बाइक चलाने का इनको बहुत शौक था, तो ये बाइक भी चलाती थी। इसके साथ ही यह पहाड़ों पर चढ़ने का इनको शौक था। तो जम्मू कश्मीर के बारे में तो हम जानते हैं कि यह सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित जगह है भारत में, लेकिन बाकी वहाँ के भी जो सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वहाँ पर चढ़ने का इनको बहुत ही ज़्यादा शौक था। और ये ऐसा चढ़ती भी थी, स्कूल की तरफ से जाती थी जब भी ऐसे पहाड़ों पर, तो वहाँ पर एक गर्ल गाइड का काम करती थी, क्योंकि सबसे आगे यही चलती थी। ठीक, इनकी पढ़ाई में काफ़ी चुनौतियां भी आईं, क्योंकि उस समय या अभी भी जम्मू कश्मीर में लड़कियों का पढ़ाया जाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इनकी पढ़ाई के लिए इनके पेरेंट्स को अपना गांव छोड़ना पड़ा था। इनकी 3 बहनें थीं और तीनों की ही पढ़ाई, इनके फादर चाहते थे कि वे काफ़ी अच्छा काम करें, देश के लिए कुछ करें। इनकी एक बेटी पुलिस में जाए उनकी, और एक सेना में जाए, और एक वकील बने, ऐसा उनके पापा की इच्छा थी। तो इसलिए इन लोगों ने ऐसा किया भी। अब इनसे जो इंटरव्यू एनसीईआरटी के लिए लिए गए थे, उस इंटरव्यू के कुछ पार्ट्स मैंने इसमें लिए हैं। जैसे कि इनसे एक प्रश्न पूछा गया, तो आप पहले से ही अलग सोचती थी? तो इन्होंने कहा कि जब मैं बहुत छोटी थी तभी से कुछ अलग करना चाहती थी, मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। हम 3 बहनें हैं, पापा भी यही चाहते थे कि हम बहनों में से एक डॉक्टर बने, एक वकील बने या पुलिस में जाए, और एक बच्चों को पढ़ाए। मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर बन गई हूँ और मेरी बहन जम्मू पुलिस में है। इसके साथ ही अगला क्वेश्चन से किया गया कि जब आप परेड में थी तो क्या आप घबराई नहीं? तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं घबराई तो नहीं, लेकिन 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं। और निर्देश ऐसा होता है कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी, अगर 4 टुकड़ी जा रही है, 4 टुकड़ी का आगे परेड करना होता है, निर्देश देना होता है, तो जो 4 टुकड़ी का चौथी टुकड़ी है, सबसे अंतिम टुकड़ी, वहां तक आवाज जानी चाहिए, इन्होंने ऐसा बताया। और कहा कि अगर एक भी भूल जाए निर्देश को तो पूरी परेड गड़बड़ा जाती है। इसलिए इन्होंने पूरे 1 महीने तक सुबह शाम अभ्यास किया था परेड के लिए। इनसे अगला क्वेश्चन किया गया कि आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी इस परेड के लिए। तो इन्होंने कहा कि 3 साल तक मेरी परेड देखने के बाद मेरे अधिकारियों ने मुझे यह मौका दिया। मतलब जब से ये वहाँ गई थी फौज में, तो 3 साल तक अधिकारियों ने इनको टेस्ट किया था कि क्या ये कर सकती हैं ऐसा। तब 3 साल बाद इनको अधिकारियों ने चुना कि यह परेड में निर्देशन करेंगी। और उस निर्देशन के दौरान इन्होंने पूरे 1 महीने तक, उस निर्देशन के लिए 1 महीने तक इन्होंने सुबह शाम प्रैक्टिस करी। उसके बाद वे उन्होंने वो परेड की अगुवाई करी। इसके बाद इनसे पूछा गया कि परेड के बारे में कुछ बताइए। तो इन्होंने कहा कि जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएं, देखने वाले भी सुन पाए जो मैदान के दूसरी तरफ बैठे हैं। ठीक, तो यह पूरे आत्मविश्वास के साथ ही हो सकता है ये काम, ऐसा इन्होंने बताया। अब देखिए, ऐसे परेड का एक छोटा सा दृश्य है ये।
अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं परेड की, तो अपने भारतीय सेना की भी बात कर लें। हमारी भारतीय सेना 3 रूपों में है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। अभी 2019 में हमारे जो सेनाएं हैं, इन सेनाओं के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का निर्माण किया गया कि एक ऐसा स्टाफ, एक जैसे कि थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इन सब के अलग अलग अध्यक्ष हैं। तो अब ये किया गया कि इन तीनों को भी अगर एक साथ मिलकर काम करना हो तो इन तीनों को निर्देशित कौन करेगा, तो ऐसे निर्देशक का चुनाव किया गया। और तो अभी जो हमारे सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो हैं जनरल बिपिन रावत। और हमारी जो थल सेना है उसके अध्यक्ष हैं मनोज मुकुंद नरवणे। वायु सेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। और नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। इसके साथ ही हम देख लेते हैं अगला चैप्टर है 27, कोशिश हुई कामयाब। यह कहानी एक छोटी सी बच्ची की है जो दिव्यांग है और जो स्कूल जाना चाहती है। कुछ समस्याओं की वजह से वह नहीं जा पाती, क्योंकि अगर सबसे बड़ी समस्या भौगोलिक स्थिति की है कि वह जिस स्थान पर है। तो हम, यह कहानी है लद्दाख के स्किटको पुल गांव की कहानी है, जो पहाड़ी इलाके में है और वहां पर जाने के लिए ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। साथ में स्कूल जाने के बीच में एक नदी भी पड़ती है जो उसको दिक्कत होती है। अब देख लीजिए, जब तक वो बच्ची छोटी रहती है तब तक तो उसके पापा अपने कंधे पर बैठा के उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, अपनी पीठ पर बैठा के। थोड़ी सी बड़ी होती है तो व्हील चेयर से अपने घर के आसपास वो घूमना शुरू करती है, लेकिन वह ऊबड़ खाबड़ रास्तों की वजह से स्कूल नहीं जा पाती है या बाहर दूर तक नहीं जा पाती है। तो ऐसे उसकी कहानी चल रही होती है। इसमें जो खास बातें हमें जाननी है वे हैं कि लद्दाख के स्किटो पुल गांव की कहानी है। तो लद्दाख की राजधानी क्या है? तो लद्दाख की राजधानी है लेह, और लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। और वहाँ की जीवन रेखा है सिंधु नदी। मतलब सिंधु नदी ही ऐसी नदी है जो सबके लिए पानी उपलब्ध कराती है, रोजगार के साधन देती है। और सिंधु नदी से वहाँ के लोग अपने सारे व्यवसाय उसी और करते हैं। और वहाँ की जनसंख्या काफ़ी विरल है। विरल का मतलब कि काफ़ी कम लोग हैं वहाँ पे, जनसंख्या काफ़ी कम है। बौद्ध धर्म काफ़ी ज़्यादा वहाँ प्रचलित है और काफ़ी बौद्ध मठ वहाँ पर हैं। इसके साथ ही हम 3 वर्ड सीखेंगे, 3 शब्द जो कश्मीर में बोले जाते हैं और उनका मतलब भी जानेंगे। पहला है आमाले। अम्मा बोलते हैं ना, अम्मा, तो उसके साथ जोड़ लेना है आमाले। आमाले का मतलब होता है माँ। दूसरा है आबाले। आबा मतलब अब्बा, ऐसा समझ लीजिए, आमा अम्मा, आबा अब्बा। तो आबाले का मतलब होता है पिता। और मेमेले मतलब होता है दादाजी। ठीक, तो ये 3 वर्ड हमें याद रखने थे, आमाले, आबाले और मेमेले। अब ये देखिए, ये हमारा लद्दाख है, प्यारा सा लद्दाख, ठीक, जिसमें अक्साई चीन का हिस्सा है, जिसे चीन कहता है कि ये मेरा हिस्सा है, लेकिन वास्तव में वो भारत का ही हिस्सा है। ठीक, अगला हम देख लेते हैं। ये कुछ जगह हैं लद्दाख की। ये वहाँ का सिंधु नदी, वहाँ के बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे यॉक हैं, और ये वहाँ के पहाड़ी स्थल हैं, वहाँ के पहाड़। तो लद्दाख जो है ना वो काराकोरम श्रेणी और जो ग्रेट हिमालय है उसके बीच में स्थित है बिल्कुल। तो एक तरह से पूरा पहाड़ ही है, वह बर्फ से ढका हुआ। वहाँ पर पेड़ पौधे, जो बड़े पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पूरे साल बर्फ गिरती रहती है। और जो सूर्य की रोशनी है ना वो इतनी तेज, बिल्कुल तिरछी पड़ती है और बहुत ही तेज रोशनी पड़ती है। ठीक, तो वहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं होती, बहुत छोटी छोटी कटीली वनस्पतियाँ होती हैं। अब ये उस बच्ची का घर है जहाँ से वह स्कूल जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा पा रही। तो इसमें कहानी ये है कि वो अपने दोस्त से बोलती है कि मैं स्कूल जाना चाहती हूँ।
फिर उसका दोस्त अपनी स्कूल जाता है और अपने टीचर से हेल्प मांगता है कि अगर हम रास्ता सही कर दें तो मेरी दोस्त स्कूल आ सकती है। और फिर उसके दोस्त और उसके टीचर्स मिलकर यह काम करते हैं। वे लकड़ी के जो फट्टे होते हैं, फट्टे इसमें लिखा हुआ है, जो लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों से वे नदी पर पुल बनाते हैं। और साथ ही जो उसके घर से बाहर निकलने का जो रास्ता है उस रास्ते पर वे बिछा देते हैं, उस रास्ते को भी वे समतल कर देते हैं। और इस तरह से उसका रास्ता बनकर तैयार हो जाता है, समतल हो जाता है और उस पर वह अपने विद्यालय जा सकती है। बस हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। जय हिंद।